नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले एक महीने से लगातार मार्केट में एक पैनिक मचा हुआ है और काफी सारे चैनल्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप कह लें या न्यूज चैनल की बात कर लें, एक बार 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 कही जा रही है और सुनने में आ रही है, क्या मार्केट में वाकई में 2008 जैसी मंदी आने वाली है। जो 2008 में एक कोहराम मचा था, क्या उस तरीके की मंदी मार्केट में आने वाली है? क्या मार्केट उस तरीके से गिर सकता है? और ये सब चीजें जब कही जा रही है ना, वो क्यों कही जा रही है, उसका बेस क्या है? क्योंकि एफआईआई ने 1 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास का माल बेच चुका है। उन्होंने इतनी सेलिंग कर चुकी है मार्केट में और आज एफआईआई इतना बड़ा माल बेच चुके हैं, तो क्या मार्केट में और बड़ी सुनामी आने वाली है? ये सब कुछ आपको ये डेटा के हिसाब से कहा जा रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा माल बेच रहे हैं तो हो सकता है कि 2008 से बड़ी सुनामी आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम यही डिस्कस करेंगे, क्या 2008 जैसी मंदी आने वाली है? क्या इस मार्केट में हमें पैनिक मचाना चाहिए? और अगर यहाँ पे पैनिक होना चाहिए तो ऐसे कौन से इन्वेस्टर हैं जिनको यहाँ पे पैनिक करना चाहिए, जिनके लिए एक अलर्ट सिग्नल आ रहा है कि वो अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए और अपने इन्वेस्टमेंट को एक बार चेक कर लें। और यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया है कि पूरा मार्केट खत्म होने वाला है। एक महीने पहले तक जो मार्केट आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था, उस मार्केट में आज आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा 2008 की मंदी का। देखिए, जो कि आपको बार बार कहा जा रहा है ना कि क्या 2008 जैसी मंदी आने वाली है एफआईआई के डेटा को देख के, तो 15 या 20 दिन पहले मैं कहीं बाहर था, इसलिए ये वीडियोस बना नहीं पा रहा था। तो देखिए, जब मैं एफआईआई के डेटा को चेक कर रहा था तो मुझे अच्छे से थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक व्हाइट ऑफ म्यूचुअल फंड की मैंने रिपोर्ट देखी थी। और अगर उस रिपोर्ट को आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि यार, ये जो डर आपको फैलाया जा रहा है ना, ये डर उतना भी नहीं है जितना आपको थाली में परोस के पेश किया जा रहा है कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब 2008 की मंदी आई थी, उस समय जब मैं एक डेटा देख रहा था, मेरे ख्याल से व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड्स का ही था, उस डेटा में क्लियरली था सन 2008 के आसपास जो हमारे इंडिया का मार्केट कैप था, जो सेंसेक्स का मार्केट कैप था हमारा, अगर हम उससे कंपेयर करें तो एफआई ने लगभग लगभग 1 से 1.5% के आसपास का अपना माल बेचा था। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1 से 1.5% के आसपास का हमने माल बेचा था। और वहां जो देखिएगा कितना बड़ा क्रैश आया था। लेकिन 2008 से लेके अब तक इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, काफी गुना हो चुका है। हम वहां से लेके अब तक कई गुना हो चुके हैं। और अगर आज की मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात करूं, तो अभी तक अगर मैं अक्टूबर तक के डेटा की बात करूं, तो एफआईआई ने आज के मार्केट कैप के हिसाब से लगभग लगभग 0.2% के आसपास का अपना माल बेचा है। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए, वहां टोटल मार्केट कैप का लगभग 1.5% के आसपास का माल बेचा था, और आज के हिसाब से जो मार्केट कैप है हमारी मार्केट का, उसके हिसाब से एफआईआई ने मात्र 0.2% के आसपास का माल बेचा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना कि 1 लाख करोड़ का माल बेचा, अरे हमारे यहाँ का मार्केट कैप भी कितना बड़ा हो गया, हमारे यहाँ का मार्केट्स कितने बड़े हो चुके हैं, ये देखिए ना। 2008 में कहाँ सेंसेक्स था आपका, 2008 की मंदी में आपका सेंसेक्स कहाँ पे, आप आज वही सेंसेक्स कहाँ आपका 80 से 85 हजार का हो गया था। तो कितने गुना, कितने मल्टी बैगर रिटर्न आपको मार्केट में बना के दिए। तो आप खुद देखिए, वो जो आपको दिख रहा है ना आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि उस समय 25 से 30 हजार करोड़ का माल बेचा था, ऐसी गिरावट आ गई थी, कोहराम मच गया था। आज 1 से 1.5 लाख करोड़ का बेचने के बाद भी उतना नहीं मचा है, क्योंकि अभी उस लेवल का माल नहीं बेचा गया है। अभी केवल आज की मार्केट कैप का मात्र 0.2% के आसपास का माल बेचा गया है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एफआईआई इसी तरीके से बेचते रहे और वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग कर दे, तब जाके मे भी पॉसिबल है जो 2008 में आपने देखा था कि मार्केट में 40 से 45% गिरा था, 50% तक गिर गया था, वो गिरावट यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन आज 1 लाख करोड़ का माल एफआईआई ने बेच दिया और आप उसको देख के कहें कि यार 2008 जैसी गिरावट आने वाली है, एफआईआई तो सब कुछ बेच के निकल रहे हैं, ये गलत है। तो इस चीज से कंपेयर करना ना, मुझे लग रहा है एकदम गलत है। तो पहली बात तो इस चीज को लेकर आप कंपेयर ना करें। और देखिए, आज का जो भी वीडियो है ना, मैं आपको बहुत से कुछ डेटा नहीं दिखाऊंगा कि मैं आपको एक एक डेटा दिखाते हूं, केवल मैं आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि भाई क्या हमें पैनिक करना चाहिए या पैनिक नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए पैनिक तो किसे करना चाहिए पैनिक, ये सब आज हम एक सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, जब 2008 में क्राइसिस आया था, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस था, बैंकिंग क्राइसिस था। क्या आपको लग रहा है कि बैंक में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है? हमारे यहाँ कोविड के पहले बैंक की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, आप सभी को मालूम था। कितने सारे घोटाले, एक के बाद एक घोटाले पकड़े जा रहे थे। लेकिन सन 2017, 18, 19, 20 में पूरी बैंकिंग कंडीशन की सफाई की गई है। और पूरी सफाई करने के बाद अभी आज के समय हमारे यहाँ की बैंकिंग जो है सिस्टम है, बहुत क्लीन है।
मैं कहूंगा यहाँ पे अभी हमको किसी टाइप का डर नहीं लग रहा है या पैनिक नहीं लग रहा है कि यार बैंकिंग में कोई इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है, बैंकिंग सिस्टम हमारे खराब हो चुके हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ एक डर जरूर है, वो डर नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएंगे, बैंक की ग्रोथ में हमें जरूर ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में बैंक थोड़ा स्लो करें। जिस तेजी से बैंक अपनी आप ग्रोथ दिखा रहे थे, जिस तेजी से बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा था, उस ग्रोथ में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक पॉज सिग्नल आ सकता है। और ये चीज कई बार डेटा में भी हमें देखने के लिए मिलती है। और मैं ग्रोथ की क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, देखिए आप खुद देखिए आज की डेट में लगातार आप देख रहे होंगे म्यूचुअल फंड में 40 से 50 हजार करोड़ के आसपास का हर मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब इतना पैसा, बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये पैसा आ कहां से रहा, जो अब तक हमारे बैंक में दबा बैठा हुआ था। और बैंक का काम क्या है, बैंक आपसे सेविंग में डिपॉजिट लेते हैं, एफडीज कराते हैं, जो भी बैंक अपना काम करते हैं आपसे पैसे लेते हैं और उसी पैसे को दूसरे को लोन पे देते हैं, होम लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, अलग अलग टाइप के बैंक लोन बांटते हैं। लेकिन अगर हम अपना अब मैक्सिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक में डिपॉजिट रेट में तो कमी आएगी। जब बैंक में डिपॉजिट रेट में कमी आएगी, गिरावट आएगी, तो हो सकता है वो उस एग्रेसिव तरीके से लोन ना बांट सके। तो अगर वो लोन नहीं बांटी, क्योंकि उनकी मेन इनकम कहां से आती है, लोन से, लोन में जो उनको रिटर्न आता है उससे उनकी मेन इनकम आ रही थी। तो वो जब वो रिटर्न की बैंक वगैरह अपने देखेगा, जब वो लोन की ग्रोथ धीरे होगी, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट ही नहीं है, जब हम पैसे रखेंगे ही नहीं बैंक में तो उतना पैसा वो दे ही नहीं पाएंगे किसी को लोन में। तो वहां देखिएगा, जब वो उतना बड़ा लोन नहीं बांट पाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम एक स्लो डाउन आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बैंक खराब हो जा रहे हैं यहाँ पे, कि बैंक बंद हो जाएंगे, थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो वो ग्रोथ का एक इंपैक्ट रहेगा और ये तो होना ही था, कभी ना कभी होना था। आज देखिए, हम जब यूएस से कंपेयर करते हैं या किसी भी कंट्री से कंपेयर करते हैं, हमारे यहाँ आज भी इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमारा 5 से 6% इंडिया की पॉपुलेशन है जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है। और जब ये 5 से 6% से आने वाले 10 सालों में हम 10 से 15% या 20% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, तो मे बी ये पॉसिबल है कि बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ धीरे धीरे और कम होगी। और बैंक भी इसलिए तैयार है, और ये पिछले 6 महीने से आप देखिए जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे थे उसमें देखने को भी मिल रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आपको नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, कि किसी को नहीं मालूम था। बैंक्स में एक स्लो डाउन था, वो स्लो डाउन भी इसलिए था कि अब वो डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आ रही है, जितना हम कम पैसा बैंक में रखेंगे उतना वो कम लोन बांट सकेंगे। तो एक रीजन है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि वो बैंक बंद हो जाएंगे। हाँ, यहाँ उन बैंक के लिए खतरा हो सकता है कि जो आपसे डिपॉजिट कराने के लिए आप हमारे बैंक में पैसा जमा करो, अनाप शनाप ब्याज देना चालू कर दें, तो वहां एक खतरे की घंटी बज सकती है कि भाई आप हमारे बैंक में पैसा जमा कराइए, हम आपको 10% से 12% का ब्याज दे रहे हैं। तो वहां पे आप अलर्ट हो जाना कि आइए आप जमा कराइए पैसा, हम आपको 9, 10, 12% का ब्याज दे रहे हैं। तो ऐसे बैंकों में एक खतरे की घंटी बज सकती है, जो कि अनाप शनाप ब्याज का लालच दे के हमको अपने बैंक में डिपॉजिट कराए। तो उन बैंक्स में खतरा हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से पिछले कोविड के पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम की सफाई की गई थी, पूरा क्लीन किया गया था, अभी हमारे बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ा खतरा है। और 2008 का पूरा क्राइसिस बैंकिंग क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। अब वैसा कोई भी खतरा हमको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। बैंक के स्लो डाउन के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा खतरा दिख रहा है हमें। तो ये भी कोई खतरा नहीं है कि 2008 जैसी मंदी हमारे यहाँ आने वाली है। तो हम बार बार 2008 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मेरा एक सीधा क्वेश्चन यही है। और देखिए, तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा, हम इतने दिनों से क्या बोल रहे थे, हमारे मन में दिमाग में सबके एक ही चल रहा था, यार काश, यार मेरे अंकल ने कोविड के समय 5 लाख रुपए जमा किए थे, उनकी वैल्यू आज 15 लाख हो गई। मेरे फ्रेंड ने 10 लाख रुपए जमा किए थे, उसकी वैल्यू आज 30 लाख 35 लाख में हो गई, कोविड के लो में जमा किए थे। काश शायद मुझे भी वो मौका मिल जाता, मेरे पास भी उस समय पैसे होते कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मेरे पैसे भी उतने बढ़ सकते। तो भाई वही मौका तो आज आपको मिल रहा है, उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे। पिछले 3 या 4 साल से देखिए, जिन्होंने भी कोविड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, उनके मुंह से यही सुनने मिल रहा था। और जो नए नए इन्वेस्टर आए हैं आज की डेट में मार्केट में, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, यार काश उस समय मेरे पास पैसा होता तो मैं उस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर देता। आज मार्केट में मात्र 10% की गिरावट आई है और हमें ऐसा पैनिक आ रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। आज मार्केट आपको मौका दे रहा है तो आप करिए ना इन्वेस्ट। बात यही रहती है, जब मार्केट गिरता है ना तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, किसी के पास हिम्मत नहीं बचती कि वो यहां इन्वेस्ट करे आके। लेकिन यही समय है, यही एक गोल्डन समय है जहां पे आपको खोल के इन्वेस्ट करना चाहिए, दिल खोल के इन्वेस्ट करिए। हर 5% की गिरावट में हमें नहीं मालूम मार्केट कितना गिरेगा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कितना गिरेगा मार्केट। आप कई दिनों से न्यूज चैनल देख लीजिए उठा के, पहले सभी न्यूज चैनल में क्या चल रहा था, जब 26,000 से गिरना चालू हुआ मार्केट, यार 25,000 के आसपास एक सपोर्ट है, 25,200 के आसपास सपोर्ट है।
सपोर्ट हो गया, सपोर्ट टूट गया, अब नया टारगेट आ गया, नेक्स्ट सपोर्ट को देखने लग गए वो, यार अब तो लग रहा है 24,200 के आसपास सपोर्ट है, वही एक आखिरी लेवल है, वो टूटा तो मार्केट खत्म। फिर 23,800 का सपोर्ट आ गया उनका, 23,800 फुट के आज 23,500 में मार्केट बैठा हुआ, निफ्टी आपका 23,500 बैठा हुआ है। और 23,500 तोड़ेगा तो फिर बोल देंगे 23,200 के आसपास अगला सपोर्ट दिख रहा है, फिर अगला बोल देंगे 22,000 तक मार्केट जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। किसी ना किसी की बात तो सच होनी है, और जब सच हो जाएगी कोई बात तो वही बोल देंगे कि भाई देखिए मैंने तो बोला था वहां तक मार्केट जाएगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अरे आप हर लेवल में बोल रहे हैं यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ से वापस रिवर्सल आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो किसी किसी ना किसी लेवल से मार्केट रिवर्स होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा जीरो हो जाएगा, मार्केट हमेशा गिरते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इन सब चैनल्स वगैरह को किसी भी चीजों में ध्यान ना दें आप। एक साल मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। हो सकता है आने वाले एक साल मार्केट आपको अच्छे पैसे बना के ना दे, मार्केट में भले ज्यादा गिरावट ना हो सकता है मार्केट यहाँ 10% 15% और गिर जाए, मार्केट आपको 22,000 का लेवल दिखा दे, मार्केट आपको 21,000 का लेवल दिखा दे। जो इलेक्शन के रिजल्ट वाला लो था हमारा 21,300 के आसपास का मार्केट, उसको एक बार रीटेस्ट करें और वहां से मार्केट वापस ठीक हो जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मार्केट आने वाले समय में 1.5 या 2 साल के बाद कभी ना कभी तो ये रिकवरी आएगी, और मार्केट हमेशा अपनी रिकवरी में अपने नया लेवल हाई बनाएगा। और जब भी मार्केट नया हाई बनाएगा उस समय आप देखिएगा आज जो आप लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे वही पैसा आपको एक अच्छा पैसा बना के देने वाला है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हर 5% में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था, मार्केट 10% गिर चुका है, हर 5% में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, 5% में पहली किस्त, अगले 5% में दूसरी किस्त। तो यहां तो वो लेवल है कि आपकी कम से कम 2 किस्तें तो इन्वेस्ट हो जानी चाहिए थी, और 5% गिरेगा हम और पैसा डाल देंगे, और 5% गिरेगा तो और डाल देंगे। कई लोग का क्वेश्चन रहेगा सर आप तो बोल रहे हैं कि हर 5% में मार्केट में डालिए पैसा 25%, और मार्केट अगर 20% से ज्यादा गिर गया तो क्या करेंगे हम, हमारा तो पूरा पैसा 20% में डल गया होगा। अरे भाई कम से कम 20% नीचे तो आपने लिया होगा, आपने मार्केट के पीक में तो नहीं खरीदा होगा, आपने टॉप से 20% नीचे माल खरीदा होगा, और कितना नीचे गिरा है किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब मार्केट रिकवरी करेगा तभी सबको पता चलेगा कि मार्केट का बेस बन चुका है, अभी किसी को नहीं मालूम मार्केट में कितना गिरावट आने वाली है। हाँ ये एक अंदाजा जरूर है, आने वाले एक साल मार्केट अगर ना भी गिरे तो हो सकता है कि एक नया हाई ना बनाए मार्केट, और ये मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा आज से एक साल पहले से हमने पिछले दिसंबर या दिसंबर एंड में मैंने एक वीडियो बनाया था स्मॉल कैप के बारे में, सामने आपको उसकी लिंक दिख रही होगी और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने आपको वहां से कहना स्टार्ट किया था कि स्मॉल कैप के वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, आप स्मॉल कैप से दूर रहें। और एक साल से मैं ये कह रहा था, एक साल में मार्केट ने आपको ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दी, इस ये मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन हमने आपको सावधान कर दिया था। और पिछले एक साल से हमने अपना एक्सपोजर जो था, जो क्लाइंट का एक्सपोजर था, कोई भी कितना भी हमें टाइम खींच ले, हमने लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और वही हमें बेनिफिट लग रहा है। अभी भी हमें लग रहा है मार्केट 10% गिरा है, हमको अभी भी लार्ज कैप एक बढ़िया वैल्यूएशन में दिख रहा है, लेकिन अभी भी काफी सारे स्मॉल कैप हैं और मिड कैप हैं जहां वैल्यूएशन अभी भी काफी ज्यादा हाई है। अगर पिछले 5 सालों का आप मार्केट का एवरेज पी निकाल लीजिए ना, आजकल तो बहुत सारे आपके ऐप अवेलेबल हैं, बहुत सारे गूगल में जाइएगा सर्च करिएगा पी वैल्यूएशन मिल जाएंगे आपको। मार्केट में पिछले 5 साल का एवरेज पी निकाल के देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशन कितने ज्यादा हाई हैं, और कितनी बड़ी गिरावट अभी भी वहां पे पॉसिबल है, हो सकती है। तो जब मालूम है कि कोई चीज हमको सस्ते रेट में मिल रही है, लार्ज कैप हमको अच्छे वैल्यूएशन प्राइस पर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो हम लार्ज कैप में क्यों ना लें, क्यों इन्वेस्ट ना करें। तो मेरा तो सिंपल सा कॉल है, मैं पिछले एक साल से आपको वार्न कर रहा हूं कि थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहें। दूर भी एकदम नहीं बोल रहा हूं रहें, अगर आपका नजरिया है ठीक है, आप 15 20 25 साल के नजरिए से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 साल 6 साल 7 साल के लिए आ रहे हैं ना, तो दिक्कत है। क्योंकि जब भी स्मॉल कैप, जैसे आज की कंडीशन मार्केट गिर रहा है, और जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आती है ना, तो 30-40% कब गिर जाता है आपको पता नहीं चलता। और वो 30-40% जब गिरने के बाद 1 आध साल तक रिकवरी फेस में रहता है ना, टाइम करेक्शन आता है, तो जब 1.5 या 2 साल 3 साल तक पैसा नहीं बनेगा ना, तो हाथ पैर तो सबके फूलते हैं। आपको भी पैनिक आएगा, घबराहट आएगी, यार 40% नीचे हो चुका है, अब क्या करूं, बढ़ ही नहीं रहा है, एसआईपी बंद कर दूं, ये सब आपको ख्याल आने लगेंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा था, मैं पिछले एक साल से आपको कह भी रहा था, ठीक है अगर आज भी आपका नजरिया लंबा है तो आप कंटिन्यू करें, और आप देखिएगा इस बार जब मार्केट वापस से नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा ना, तो सबसे ज्यादा पैसा जो कमा रहे होंगे ना, वो कमा रहे होंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि वही एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हर लेवल में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे मार्केट हाई में था वहां डाला, और लगातार 2 महीने से मार्केट अपना लो बना रहा है, 10% करेक्ट हो चुका, 5% गिरा होगा तब भी उनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, आज 10% गिर चुका है तो इस मंथ भी उसका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो
म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टर ही देखिएगा, इस बार मार्केट जब वापस रिकवर करेगा ना, उनको उनके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा कि पिछली बार जब मार्केट ने 26,200 का हाई बनाया था, उस समय जो उनकी वैल्यू थी, वहां से वो देखिएगा 20, 25, 30% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के बैठेंगे। तो ये क्लियरली उनको उनके पोर्टफोलियो में देखने वाला है। और आप यकीन मानिए ना, एसआईपी से अच्छा टूल्स नहीं है। आपकी जो एसआईपी चल रही है ना, उसको कंटिन्यू करें और आप खुद देखिएगा बेहतरीन पैसा वो बना के निकलेंगे मार्केट से। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया, मुझे नहीं लग रहा कि 2008 जैसी मंदी आने वाली है। भले एफआईआई ने 1 से 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया है, लेकिन अभी भी उन्होंने उतना नहीं बेचा कि वैसी मंदी आ जाए। दूसरा, हमें बैंकिंग की भी हालत ठीक ठाक दिख रही है। एक स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं बैंक सोल्यूशन निकाल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो मुझे लग रहा है ना, मार्केट के गिरने की सबसे मेन वजह अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग। कोविड के बाद लगातार जितनी भी कंपनियां थी, उनकी अर्निंग इंक्रीज हुई थी। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर दें, स्नैपशॉट ले लें और उसके बाद उस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। लगातार आपको दिख रहा होगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से अर्निंग डिक्रीज हो रही थी। कॉर्पोरेट सेक्टर की अर्निंग डिक्रीज हो रही है, कंपनियों की अर्निंग लगातार कम हो रही है। और जो अभी रिजल्ट आए, वहां पे तो आपने देख लिया, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए। चाहे मैं एशियन पेंट की बात कर लूं, चाहे मैं आरती इंडस्ट्री की बात कर लूं, चाहे तो मैं आपसे बात कर लूं किसी भी कंपनी की, थोड़ा बहुत टाटा के भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। तो बहुत सारी कंपनियां थी जिनकी अर्निंग्स खराब हुई है, जिनके अर्निंग्स रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं और बड़े बड़े एक्सीडेंट आपको देखने के लिए मिले हैं। चाहे आप इंडसइंड बैंक की बात कर लीजिएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार हमारे यहाँ की गिर रही है। और मुझे तो लग रहा है कि अगले क्वार्टर में कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जहां कॉर्पोरेट अर्निंग गिर जाए, निगेटिव ना आ जाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि एफआईआई को ये चीज डेटा पहले से मालूम था, सभी को मालूम था, डेटा तो अवेलेबल रहता है, लेकिन वो चीज वो समझ चुके थे और उन्होंने अपना पैसा सितंबर के एंड से धीरे धीरे करके निकालना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ हद तक देखिए कि हमारे यहाँ ये जो सीजन अब चल रहा है ना, पूरा दिवाली के बाद का, दिवाली के बाद देखिए 11 के बाद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक शादियों का सीजन भी चालू रहता है। तो मे बी आज के डेट में हमारे यहाँ इतनी शादियां होंगी, 25, 30 लाख, 40 लाख जो शादियां होने वाली आने वाले 1 या 2 महीनों में। तो जब ये शादियां होगी ना, तो कहीं ना कहीं जो देखिएगा डिमांड्स में स्लो डाउन आया था, वो डिमांड्स वापस से इंक्रीज होंगी। और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी ना, तो वहां देखिएगा अर्निंग भी सुधरेगी, इसके चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अर्निंग में स्लो डाउन था, मार्केट को गिरना भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन तो मैच करने थे। भाई 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई थी। अब अगर आपको वैल्यूएशन आपको मैच करने थे, तो आपको अर्निंग बढ़ानी चाहिए थी। ईपीएस अगर कंपनी बढ़ा लेती तो वो 100 रुपए से नहीं गिरता। और कंपनी 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो गई थी और ईपीएस बढ़ा भी नहीं, कम भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया। यानी गंदे से गंदा, जितनी गंदी कॉर्पोरेट अर्निंग दिखा सकते थे कंपनियां, वैसे रिजल्ट आए। तो एक रीजन था कि वो 100 रुपए की चीज अगर आज आपको 70 रुपए, 80 रुपए की आ गई, तो पैनिक क्यों करना। और ये हमेशा के लिए तो नहीं, पहली बार हुआ है, कई बार कंपनियों के साथ ऐसा हो चुका है। पिछले 3 या 4 साल से जो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट बना के दे रही थी, थोड़े रिजल्ट खराब हुए हैं, 1 या 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 साल की बात है, धीरे धीरे वापस कंपनियां अपनी अर्निंग को सुधार लेंगी और मार्केट फिर आपको एक अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो ये तो एक साइकिल है, ये साइकिल चलती रहेगी, इसमें पैनिक करने की कोई बात है ही नहीं। अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो आप करे रहिए। मैं तो बोल रहा हूं अपनी एसआईपी बढ़ा दीजिए। भाई यही सही टाइम है कि आने वाले 1 साल में आप टॉपअप एसआईपी नहीं कर सकते, आप अपनी एसआईपी को बढ़ा दो 1 साल के लिए। आपकी जितनी भी एसआईपी चल रही है, आपको डर लग रहा है ना पैनिक में भी, यार ये लेवल में भी मैं पैसे डालूं कि नहीं डालूं, 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए डालने हैं, मैं डालूं कि नहीं डालूं। आप अपनी एसआईपी बढ़ा दो। आपके पास जितने भी रुपए हैं, आप हर महीने की 1 साल के लिए एसआईपी बढ़ा दीजिए और आप शांति से बैठ जाइए 1 साल तक। फिर कोई आप बार बार ऐप ओपन नहीं करिए, कुछ नहीं, शांति से बैठिए। आपकी एसआईपी बढ़ गई है, आपको देखेगा 1 डेढ़ साल के बाद वापस आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा और आप कई गुना रिटर्न निकाल के बैठे होंगे। तो पैनिक नहीं मचाए, घबराए नहीं, ये कोई नई बात तो है नहीं कि मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। अच्छा, दूसरा एक चीज और देखिएगा, पिछले साल दिसंबर में मार्केट 17-18 हजार के आसपास था। निफ्टी की मैं बात करूं, जब भी मैं मार्केट बोलता हूं तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाया करें कि मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की आपसे। और पिछले साल जब मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, नवंबर दिसंबर के आसपास की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ निफ्टी 17-18 हजार के आसपास था, आप सभी को मालूम है। और उसी समय एमपी में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और तीनों जगह क्या हुआ था, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। अनएक्सपेक्टेड था कि भाई तीनों जगह आ पाएगी, एक आध जगह लग रहा था, लेकिन कई जगह नहीं लग रहा था कि बीजेपी रिपीट होगी। लेकिन तीनों स्टेट, जो बड़े स्टेट थे, वहां वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट रही और वहां से जो मार्केट ने तेज चालू की ना, मार्केट वहां से तेज चालू करके 18,000 से 22,000 पहुंच गया था लोकसभा इलेक्शन तक। अब देखिए लोकसभा इलेक्शन के आसपास क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन के बाद स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी और ये आज भी मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है।
अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था वक्फ बोर्ड का एक विधेयक आने वाला था, और जो सरकार के समर्थन पे विधायक हैं, जो सॉरी सांसद हैं, वो भी काफी लोग बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट में। और मुझे जो है ना हमेशा से पसंद है कि स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई की भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेबिलिटी मार्केट को चाहिए। 272 का आंकड़ा, जो भी गवर्नमेंट बने उसके पास 272 सांसद होने चाहिए कि वो फ्रीडम के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ा सकें। ये चीज मार्केट को पसंद आती है। तो देखिए, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी, मार्केट में गिरावट आई थी, उस दिन पैनिक गिरावट आई, और शाम होते होते मार्केट काफी कुछ रिकवर हो चुका था। और 3 या 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई थी, पूरा मार्केट रिकवर कर गया और मार्केट नए लाइफ टाइम हाई बनाने लग गया। और 22,000 से चल के हम कहाँ आ गए, 26,000 के आसपास। उस बीच में हमारे यहाँ के का बजट भी आ गया, इंटरिम बजट भी आ गया था, और बजट में भी मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं था। जो इस साल का बजट आया था, मुझे लगा वो बजट केवल अपर मिडिल क्लास के लिए तो था ही नहीं, मैं हायर क्लास का बजट बोलूंगा, या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट था, या तो नेताओं के लिए बजट था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसका एक रीजन था। मिडिल क्लास के लिए तो उस बजट में कुछ नहीं था। अगर मैं मार्केट से रिलेट करूं, कि आप सभी को मालूम था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया था, रैशनलाइजेशन के नाम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया। टैक्स कहां कम करने की उन्होंने बात की, उन्होंने बोला ऐसे इक्विटीज में हम कम कर रहे हैं जो लिस्टेड नहीं है। अब आप बताइए, जितने भी मिडिल क्लास, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हार्डली आधा परसेंट भी नहीं मिलेंगे। वहां केवल बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा था, जहां पे पहले लगभग लगभग, या आप स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होगा, वहां पे पहले जो कैपिटल गेन में 20% के आसपास का टैक्स था, आपने उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया, और हमारा सब 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया था। लेकिन एक कॉमन आदमी का कितना पैसा वहां लगा था, आप हमको बताइए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछला बजट था ना, कुछ खास था ना, खराब था बजट मेरे लिए, मार्केट के हिसाब से तो खराब था। मार्केट ने उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आम आदमी के लिए तो नहीं था, जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास में बोल रहा हूं, जो कि आज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए तो नहीं था। इन्वेस्टर की बात करूं, ट्रेडर्स के लिए आप जो भी आप एक्शन लेना चाहें लें, आप ट्रेडर्स के लिए आप एसटीटी बढ़ा लें, जो बढ़ाना चाहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए इन्वेस्टर के लिए तो वो बजट नहीं था। मार्केट ने उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, मार्केट उसके बाद भी आगे बढ़ते गए, 23,000 से बढ़ते बढ़ते 26,000 के आसपास पहुंच गए। और इतने स्ट्रेस हो चुके थे मार्केट की, कहीं ना कहीं तो गिरावट आनी थी, कभी ना कभी तो गिरावट आनी थी, सभी को लग रहा था, और उसी गिरावट का हम वेट कर रहे थे। खैर, वो गिरावट आई, और ये अच्छी गिरावट है। मैं कहूंगा मार्केट के लिए एक हेल्दी गिरावट है। इतना थक चुका था भाग भाग के कि कहीं ना कहीं गिरावट आनी थी, और ये गिरावट आज नहीं आती, और लगातार मार्केट को आप ऐसे ही भगाए रहते, भगाए, निफ्टी 35,000, 40,000। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती ना, तो कोई भी नहीं संभल पाता। तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बहुत बढ़िया किस्मत है कि मार्केट में गिरावट आई। और गिरावट, इस बार की गिरावट मुझे अच्छी क्यों लग रही है, हर बार मार्केट में 5 या 10% की गिरावट अगर आ भी रही थी, पिछले 4 या 5 साल को देख लीजिए, मार्केट में 3%, 4%, 5%, 7 या 8% तक की गिरावट आ गई, लेकिन 4 या 5 दिन में मार्केट रिकवर हो गया। इस बार धीरे धीरे करके मार्केट गिर रहा है, पिछले 1 महीने से बढ़िया गिरावट चल रही है आपकी, और मार्केट में रिकवरी के भी कोई आसार नहीं दिख रहा है अभी। टाइम वाइज करेक्शन अब हम जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था कि मार्केट थोड़ा रुके, आराम करे। अरे लगातार आपको भी मैं दौड़ने के लिए कहूंगा ना बिना रुके, तो एक समय आएगा कि आप भी टाटा बाइक बाइक ऊपर निकल चुके होंगे। और सेम कंडीशन मार्केट के लिए भी थी। आप भागो, रुक रुक के भागो, कोई भागने से मना नहीं कर रहा था मार्केट को, भाई थोड़ा रुको, पॉज लो, ये नेचर है मार्केट का, लेकिन आप एक तरफा भागे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना था, थकना था, गिरना था, तो मार्केट गिरा हुआ है। पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मार्केट में बने रहे। हाँ, काफी लोगों का ये क्वेश्चन था, यहां पैनिक किसको करना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आज डिस्कस करूंगा कि भाई क्या 2008 की जैसी गिरावट है, बैंकिंग सेक्टर में कोई इशू है, या यहां पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और पैनिक करना चाहिए भी तो किसे करना चाहिए। तो यहां केवल उन इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए, भले उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। मैं यहां किसी ऐसा नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, यहां केवल वो इन्वेस्टर सावधान हो जाए जिन्होंने सेक्टर फंड में भर भर के एलोकेशन लिया था। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना म्यूचुअल फंड की भी, तो हम ज्यादा क्लाइंट को ये बोलते हैं 15 या 20%, इसके ऊपर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड नहीं होना चाहिए। वो किसी भी टाइप का सेक्टर फंड हो, थीमेटिक फंड हो, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 15-20% के ऊपर सेक्टर फंड में नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे, मेरे तो उतने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में नहीं था, लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें, इंफ्रा फंड, थीमेटिक फंड्स हो गए, आपके आपके एनर्जी फंड्स, आपके ईवी व्हीकल से रिलेटेड फंड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फंड थे, सेक्टर फंड, जो कि भरे हुए थे। और जब भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है ना, जैसे अभी आई है 10% के आसपास की, जब भी मार्केट इतना बड़ा गिरता है
और मार्केट में जब भी रिकवरी आती है तो कई बार सेक्टर रोटेशन होता है। तो ऐसे में जितने भी क्लाइंट्स ने सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया था वो एक बार किसी अच्छे एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें कि क्या हम उस सेक्टर में बने रहें या नई एसआईपी कंटिन्यू करें या पॉज कर दें भाई, क्योंकि जब सेक्टर रोटेशन होगा तो मे भी हो सकता है कि आपका जो पुराना सेक्टर है वो वापस से रिकवरी करने में टाइम लगाए, हो सकता है 2 या 3 साल के बाद आपको वो लेवल दिखाई दे। तो एक बार पैनिक, यहाँ उनको पैनिक नहीं करना चाहिए लेकिन कॉशंस हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अपने एडवाइजर से बात करें, डिस्कस करें, भाई मार्केट में गिरावट आई है, हम लगातार सेक्टर में डाल रहे थे, क्या आने वाले समय में भी ये सेक्टर पैसे बना के देंगे? तो ये डिस्कस आप जरूर अपने एडवाइजर से करें और किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह आप जरूर लें। तो मुझे यहाँ लग रहा है, और आप देखिए ना मार्केट में जो गिरावट आई ना, निफ्टी 10% गिरा है लेकिन काफी सारे सेक्टर आपको 20% से 15% तक की गिरावट दिखा चुके हैं और पैनिक वहीं मच रहा है। आप देख लीजिएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 15-16% के आसपास गिर चुका होगा। इंफ्रा आपका रियल्टी सेक्टर 15-20% के आसपास गिर चुका है। बहुत सारे सेक्टर है, एक्चुअली एग्जैक्ट डेटा भी मैं दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, लेकिन मैं कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले एक चार्ट देख रहा था तो वहां मैं देख रहा था कि बहुत सारे सेक्टर जहां आप जो आज आप पसंद करते, जैसे आपका एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आप पसंद कर रियल्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आप पसंद करते, तो ये सब सेक्टर में लगभग लगभग 15% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। भले निफ्टी आपका 8 से 10% के आसपास गिरावट आई है। तो यहां पे थोड़ा सा उनको केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट है। क्या जब मार्केट वापस रिकवर करेगा, मार्केट में सेक्टर रोटेशन तो नहीं हो जाएगा कि हम इस सेक्टर में डाले जा रहे थे, पता चला सेक्टर ही रोटेट हो गया, कहीं और पैसा बन रहा है। तो वो थोड़ा सा क्लाइंट सावधान हो जाए और ऐसे लोग अपने एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें। बाकी देखिए मार्केट में किसी भी टाइप के पैनिक करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां केवल मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, एसआईपी को कंटिन्यू रखें, यही एक रामबाण है। और हर क्लाइंट, हर एडवाइजर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप एडवाइजर तो ठीक है कर ही रहे होंगे लेकिन हर इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, आप अपनी एसआईपी हो सकते हैं तो डबल कर लें, एसआईपी बढ़ा दें। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लग रहा है यार मैं अपनी, ये वही टाइम है, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा ना कि आप एसआईपी को डबल कर दें 10 साल 50 साल के लिए, लेकिन आने वाले 1 साल के लिए आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं और आप खुद देखेंगे कि ये जो आप एसआईपी बढ़ाएंगे 1 सालों के लिए, मार्केट कितना अच्छा आपको रिटर्न बना के देगा। कि ये समय है कि एसआईपी को बढ़ाने का, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना कितना नीचे आप जाने वाले हो। तो सीधी सी बात है, आप एसआईपी बढ़ा दो। और अगर पॉसिबल हो, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था, उसकी लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा, आपको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और आपको दिख रहा होगा डेली एसआईपी। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत सारी एएमसी क्या देखा है मैंने, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए में भी डेली एसआईपी का ऑप्शन देती है। तो अगर आपका कुछ एएमसी जैसे कोटक हो गया, आपका टाटा हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब एएमसीज आपको 100 रुपए से 500 रुपए, 50 रुपए से भी डेली एसआई का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इन एएमसीज में आपके इन्वेस्टमेंट हो पुराने, तो आप चाहें तो अपनी उस एसआईपी को डेली एसआईपी में कन्वर्ट करें। हाँ, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ सकता है और डेली एसआईपी का वीडियो आप मेरा जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर आप डेली एसआईपी करेंगे उसका एडवांटेज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मेरा जो फैमिली पोर्टफोलियो था वहां पे करीब मेरी एक एसआईपी चल रही है, आराम से मेरी एसआईपी चल रही थी। मैंने उस डेली एसआईपी को टॉपअप किया है 1 से 2 साल के लिए, मैंने बढ़ा दिया है अमाउंट। और डेली एसआईपी में देखिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की 2000 की एसआईपी चल रही डेली और टॉपअप करके वो 3000 या 4000 रुपए की एसआईपी कर लेते हैं, कम से कम ये तो होगा क्योंकि मेरी डेली एसआईपी कट रही है। जिस दिन मार्केट लो बनाएगा, भले 2 या 3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उस लो में भी आप इन्वेस्ट करोगे, तो हर लेवल में आप इन्वेस्ट हो करोगे। और यही डेली एसआईपी की खूबसूरती है, एवरेजिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी हर लेवल में, और मार्केट आप भले छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें लेकिन मार्केट के लो में भी आपका एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो वो डेली एसआईपी का वीडियो आप मेरे एक बार जरूर देखें, और अगर पॉसिबल हो, आप कर सकते हो, वो बैलेंस आप अपने बैंक में मेंटेन कर सकते हैं, तो आप अपनी मंथली एसआईपी को डेली एसआईपी में कन्वर्ट करें। और ये मौका है आपके लिए कि एसआईपी को बढ़ाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां लमसम डाल दें, या मुझे भी नहीं मालूम कितना और नीचे गिरेगा, फाइनेंशियल और कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब फाइनेंशियल सीजन लगभग खत्म हो चुका है हमारे यहाँ का। लेकिन अगले क्वार्टर का क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं मालूम, क्या और एक्सीडेंट होने बाकी है मुझे नहीं मालूम। भाई डेली एसआईपी करो, मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे कोई टेंशन नहीं, हर लेवल में आप खरीदने के लिए बैठे रहोगे, डेली आपका कुछ ना कुछ अमाउंट परचेस किया जा रहा होगा। तो देखिए यहां पैनिक करने की कोई बात नहीं, कोई नई चीज नहीं है। मार्केट में 2008 जैसी गिरावट आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और इस बार जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो क्यों हम लोग एसआईपी के पीछे भागते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। क्यों हम बार बार बोलते हैं कि आप एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो, इस बार जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम आपसे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई आप एसआईपी जरूर करो। आप देखेंगे कि एसआईपी से अच्छा रामबाण नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर
लमसम करें नहीं करें, एसआईपी को कंटिन्यू करें और एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं, क्योंकि यही समय है एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने का। दूसरी बात, किसी भी वीडियोस को देखें तो एक बार एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि देखिए मार्केट में जो पैनिक मचाया जा रहा है ना, वो पैनिक में आपको आने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल मार्केट है। और देखिए जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर भी रहा था, पिछले साल 18,000 के लेवल में था, 18,000 से बढ़ के कहां गए 26,200 के आसपास। 26,200 से मार्केट गिर के आज 23,500 में आया। लेकिन जिसने पिछले साल दिसंबर में भी इन्वेस्ट किया था 18 से 17,000 के लेवल में, आज भी वो 25 से 30% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है। आज भी अगर मार्केट यहां से 10% गिर भी जाता है, 22,000 के आसपास पहुंच जाता है, तो भी वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। एक साल पहले इन्वेस्ट किया गया आदमी आज भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो पैनिक किस बात का मचा रहे हैं आप? हाँ, जो 1 महीने 1.5 महीने पहले से इन्वेस्टमेंट करने आए थे, जो 2 महीने 3 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हमने पहले भी बोला आपको, किसी भी बहकावे में नहीं आए, कम से कम 5 से 6 साल का टाइम पीरियड हो, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक लिंक और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो आप पैनिक मचा रहता है ना, 40% के रिटर्न 50%, इस सब माया जाल में ना पड़े। ये भेड़ चाल में नहीं पड़ो कि मेरा म्यूचुअल फंड आपको 40% बना के देगा, मेरा 50% देगा, मेरा 35%, इस चक्कर में नहीं पड़ो। आप लोग ट्रेलिंग रिटर्न के पीछे नहीं भागो, रोलिंग रिटर्न निकाल के देख लो, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। सही पिक्चर आपको रोलिंग रिटर्न दिखाता है कि यार इस म्यूचुअल फंड ने 40% रिटर्न दे दिया, हम वहां इन्वेस्ट कर दें। यार ये नहीं, अब ये 50% दे रहा है, यहां से पैसे निकाल के यहां इन्वेस्ट कर दो, इससे पैसा नहीं बनने वाला आपका। भेड़ चाल में नहीं पड़ो कि ये फंड आपको 40% देगा, वो 50% देगा, ये 70% देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब देखिएगा इस समय आप नॉर्मल रिटर्न मान के चलो 15% के आसपास, 12 से 15% इतना जेन्युइन रिटर्न है कि अगर आप लंबे समय में ये रिटर्न अचीव कर लेते हैं ना, आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। और अगर आप 15-20 साल के रहते हो ना मार्केट में, आप खुद देखिए, एक सोच से आइए, यार मेरे को 15% रिटर्न बनाना है, 15% के आसपास रिटर्न आ जाए। और आप कूल होके आइए, कूल माइंड से आइए कि भैया मिनिमम सोच के साथ कि 12 से 15% रिटर्न बन जाए। और अब 12-15% के सोच के आएंगे ना, आपका रिटर्न 18, 19, 20% बन रहा होगा, आपको एक अच्छा लगेगा। लेकिन आप मार्केट में आ ही रहे, यार उस फंड ने 40% रिटर्न बनाया था, और अपने आप कैलकुलेटर से काउंट कर लिया, यार कैलकुलेटर से इतना 40% के हिसाब से इतने साल में करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप पैनिक में रहेंगे। आपका फंड आपने देख क्या था 40%, वो आपको दे रहा है 25%, 20%। यार आपको लगे हमारा फंड तो रिटर्न ही नहीं बना के दे रहा, वो रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है रिटर्न ही बना के नहीं दे रहा है, 20% दे रहा है, 25% दे रहा है। हमेशा मार्केट एक तरफा नहीं भगता। तो ये जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं ना कि यार 40%, 50%, 60% वाले, इनके बहकावे भी नहीं आओ। और अगर वीडियोस देखते भी हैं आप, तो एक बार अपने एडवाइजर से तो सलाह ले लो। तो बाकी यही कहना चाहूंगा, देखिए पिछले 1 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया भी था, तो हमारे कोई भी इन्वेस्टर लॉस में नहीं है, क्लियर सी बात है। तो मार्केट यहाँ से 10% नीचे, अगर मार्केट आज यहाँ से करके 20,000 में पहुंच गया बहुत बुरी कंडीशन में, तो भी आप देखिएगा जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी भी 10 से 12% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। और मार्केट में आप आए ना, तो 5 से 6 साल का मिनिमम टाइम लेके आए। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में थोड़ी बहुत मंदी आ गई, पैनिक मचा दी। कभी ना कभी तो ये मंदी आनी थी, और इस मंदी का आप स्वागत करिए, दिल खोल के स्वागत करिए। मंदी आई है और आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को रोके नहीं, क्योंकि आज ही आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न पा पाएंगे। और मैं बार बार मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सोच रहे थे, यार आज हमने एसआईपी की, अब तो मार्केट हमेशा बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एसआईपी करने के बाद लगातार मार्केट बढ़ा है ना पिछले 5 सालों में, तो आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न नहीं बना पाएंगे। जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा तब तक आप अच्छे रिटर्न नहीं बना पाएंगे। और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में अलग से बना के डालूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद अगर लगातार मार्केट बढ़ता रहे, हमारी एसआईपी आज घटी 10 रुपए में, अगले महीने एसआईपी 11 में, फिर 12 में, फिर 13 में, लगातार अगर मार्केट हमारा बढ़ता भी रहेगा ना, तो भी आप अच्छे रिटर्न नहीं बना पाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, और वो मैं आपके सामने लेके भी आऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन करना चाहूं, तो पैनिक नहीं मचाइए, मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। कॉर्पोरेट की अर्निंग कम हुई है, जिसके कारण ये थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है। 5 या 6 महीने में उनकी अर्निंग सुधरेगी, मार्केट के फंडामेंटल वापस सुधरेंगे, मार्केट फिर आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। एफआईआई ने इतना माल बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से 1.5 लाख करोड़। हाँ, 15 से 20 लाख करोड़ बेचेंगे, हम आ जाएंगे 17-18 हजार के लेवल में, मान के चलिए। लेकिन बेचने दें उनको माल। अच्छा, आप खुद देखिए ना कंक्लूजन, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट हाउस है गवर्नमेंट को चंदा देती है। यूएस में भी इलेक्शन चल रहे थे, और इलेक्शन के समय काफी सारे एफआईआई होंगे जो कि वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट। और पिछले 5 साल में सबसे बड़ा पैसा इंडिया में बना, तो जिस कंट्री में पैसा बना होगा वहीं से तो पैसा निकालेंगे वो।
जहां पैसे नहीं बना, चाइना में पैसा नहीं बना पिछले 5 सालों में, क्या पैसा निकालेंगे वो वहां से? पैसा इंडिया में बना, जहां से आपको पैसा बना होगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और रिक्वायरमेंट आएगी तो वहीं से पैसा निकालोगे कि लॉस वाले माल को बेचोगे आप। तो यहाँ पे पैसा बना है तो स्वाभाविक चीज है वो पैसा भी यहां से निकालेंगे। तो पैनिक करने की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। तो मार्केट में बने रहें, मार्केट में कुछ खराब नहीं हुआ है। इस गिरावट का आप और हम पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे और कोविड के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, मैं बोलूंगा सबसे बड़ी तो नहीं है, कोविड के बाद बड़ी है, लेकिन मात्र 10% की है। और यकीन मानिए यहाँ से अगर 5-6% मार्केट और गिर जाता है ना, 17-18% के आसपास और गिर जाता है, आ जाता है 22,000 के आसपास वो लेवल रहेगा, वहां पे आप दिल खोल के पैसा लगाइएगा और आप देखिएगा कि आप आने वाले 2 या 3 साल में फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि कोविड के समय हमने लगाया नहीं था, अब हम क्या करें, अगर आपने उस गिरावट में लगा दिया होगा तो देखिए मार्केट में पैनिक नहीं मचाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर गिरावट में पैसा लगाएं, हर 5% में गिरावट में आप पैसा लगाएं। और अगर आपको डर लग रहा है मार्केट बहुत गिर सकते हैं तो अपनी एसआईपी को बढ़ा दें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको किसी भी टाइप के इस वीडियो में डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो नीचे जो हमारी मेल आईडी चल रही है आप हमें मेल कर सकते हैं, या तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम समय समय पर आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके क्वेश्चनों का जवाब दे सकें, और हम क्वेश्चन का जवाब देते भी हैं। बाकी मार्केट में पैनिक करने घबराने की जरूरत नहीं है। 2008 जैसी मंदी आएगी नहीं आएगी इसके चक्कर में भी ना पड़े। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें और एसआईपी के थ्रू अपने अमाउंट को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, क्योंकि यही मौका है कि आने वाले 1 से 1.5 साल अगर आप अपनी एसआईपी को बढ़ा लेते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले सालों में मार्केट आपको कितने बढ़िया रिटर्न बना के देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को जरूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।